हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो रीट 2012 का आपका पेपर हुआ था, उसमें जो आपके पर्यावरण के प्रश्न आए थे, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रीट एग्ज़ाम जो होता है उसमें बहुत से प्रश्न आपके जो हैं वो प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। तो इसलिए 2012 का जो पेपर हुआ था उसमें जो प्रश्न आए थे, उन सभी प्रश्नों को हम पर्यावरण के जो हैं उनको देखेंगे। दोस्तों, यकीन मानिए कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 1 से 2 नंबर का प्रश्न तो आपको 100% इसी वीडियो से मिल जाएगा। और दोस्तों, जो टॉपिक हम करवाएंगे, जो जो टॉपिक से प्रश्न आए हैं, अगर उन सभी टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे तो यकीन मानिए कि पर्यावरण में एक अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका आया था कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना, या अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। तो देखिए, यह आपका स्पेशली पर्यावरण में जो पर्यावरण आपका अधिगम में पर्यावरण अध्ययन में जो शिक्षण आता है उससे यह प्रश्न बना है। तो देखिए, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना और सुधार लाना, यह इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मूल्यांकन के अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मूल्यांकन के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। जैसे मूल्यांकन द्वारा छात्रों की उपलब्धि की सूचना मिलती है। मूल्यांकन विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होता है। और मूल्यांकन का उद्देश्य यह जांचना होता है कि विद्यार्थियों की रुचियाँ किस में हैं, कुशलताएँ क्या हैं, वृत्तियाँ क्या हैं, समझदारी क्या है, या योग्यताएं क्या हैं। तो यह सब जानने के लिए मूल्यांकन जरूरी होता है। तो यह सब आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है। तो पूछा गया है कि कौन सा क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है। ऑप्शन है विज्ञान क्लब, पाठ्य पुस्तक, श्रव्य दृश्य सामग्री, या श्यामपट्ट। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो विज्ञान में यहाँ पर कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है, तो यह हो जाएगा विज्ञान क्लब। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान क्लब एक ऐसी संस्था होती है जिसमें अधिगम को अभिरुचियों तथा जिज्ञासा के अनुरूप सजाया जाता है। और विज्ञान क्लब में अधिगम का आधार करके सीखने का होता है। उसमें जो है आपको लर्निंग बाय डूइंग का प्रोसेस होता है। और यह प्रकृति के वैज्ञानिकों तथ्यों को जानने का अवसर देती है। तो इसलिए यह छात्रों के शोध प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देती है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका विज्ञान क्लब हो जाएगा। ए वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न आपका आया है कि पानी में अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया को कहते हैं। तो इसको अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं। मिश्रण है, पृथक्करण है, छानना है, या ऊर्ध्वपातन है। तो देखिए, अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका पृथक्करण है। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर आपका पृथक्करण हो जाएगा। ये बी वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कथन सही पूछा गया है। ऑप्शन है श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, या जो है कि चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है, या चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, या शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका ए वाला हो जाएगा कि श्रव्य दृश्य सामग्री जो है वह छात्रों के लिए उपयोगी होती हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे अगर किसी भी चीज़ को वह सुनेंगे और देखेंगे, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो चीज़ें आप वीडियोस के रूप में देख लेते हैं वह ज़्यादा जल्दी याद हो जाती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं। और जो चीज़ें आप पढ़ करके याद करते हैं किताबों से, वह लंबे समय तक याद नहीं रहती, अगर रिविज़न नहीं करते हैं तो भूल जाती हैं। तो इसलिए श्रव्य दृश्य सामग्री बहुत ही जरूरी है छात्रों के लिए। तो ए वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका है कि परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को कहते हैं, तो उस प्रारंभिक जांच को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी, या पायलट स्टडी, या अंतिम प्रारूप। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेना, इस प्रारंभिक जांच को हम लोग जो है वह कहते हैं पायलट स्टडी। जी हाँ दोस्तों, इसको पायलट स्टडी बोला जाता है। सी वाला आंसर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा श्रीनगर जिलों से लगा हुआ है? तो कौन सा ऐसा राज्य है या देश है? तो ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पाकिस्तान। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और श्रीनगर जिलों से लगा हुआ है वह आपका क्या हो जाएगा? वह पाकिस्तान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या आंसर आपका हो जाएगा? पाकिस्तान आपका सही आंसर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? ऑप्शन आपका दिया गया है भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या एडुसेट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह का जो नाम था वह आपका आर्यभट्ट था। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मई को, 27 मई को, 5 जून को या 14 नवंबर को। तो देखिए अगर हम बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह आपका 5 जून को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको तो आप याद ही किए होंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि जलीय जंतुओं में श्वसन होता है, तो जलीय जंतुओं में श्वसन कैसे होता है? फेफड़ों द्वारा या पुस्तक फुफ्फुस द्वारा यहाँ पर दिया गया है, या वायु कोश द्वारा या गलफड़ों द्वारा। तो देखिए अगर हम बात करें तो जलीय जंतुओं में जो श्वसन होता है वह गलफड़ों द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। गलफड़ों द्वारा जो है वह जलीय जंतुओं में श्वसन होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ये थोड़ा छोटा छोटा दिया गया है। ऑप्शन है कि राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन करना है। ऑप्शन दिया गया है कि सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, तो क्या यह सही है आपका कि सबसे ऊपर यहाँ पर आपको सत्य असत्य बताना है? दूसरा है बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। तीसरा इसमें दिया गया है कि जो है कि यहाँ पर मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, या नीचे दिया गया है नीचे हरा रंग शांति और खुशहाली का प्रतीक है। उपयुक्त कथनों में आपको सत्य कथन बनाना है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है, तो यह तो बात सही है। बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, यह भी सही है। दोस्तों यहाँ पर जो यह दिया गया है कि मध्य में चक्र शांति और खुशहाली का प्रतीक है, तो यह गलत दिया गया है, बल्कि यहाँ पर जो है कि हरे रंग शांति और खुशहाली का प्रतीक है, तो यह सही है। तो पहला और दूसरा और चौथा आपका सही है, और जो तीसरा है यह गलत है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा सही है और तीसरा गलत है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। तो शारीरिक लक्षणों को क्या कहा जाता है? अनुकूलन, परजीविता, रूपांतरण या उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो वातावरण के अनुकूल पौधों और जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को अनुकूलन बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है, हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है?
तो ऑप्शन है सवाई माधोपुर, अलवर में, भरतपुर में या उदयपुर में। तो ऑप्शन आपका दिया गया है, तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो यह आपका भरतपुर में है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। भरतपुर में आपका पक्षी अभ्यारण्य है। तो इसको याद रखिएगा, कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है? तो केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका भरतपुर में है। और इस जो है कि इस अभ्यारण्य को 1956 ईस्वी में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था और इस अभ्यारण्य को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? तो वायु के संबंध में सही नहीं है। पूछा गया है कि यहाँ पर वायुयान उड़ते हैं, वायु में भार होता है, वायु स्थान घेरती है या वायु में रंग होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वायु जो होती है या तो आपका जो है कि यह रंगहीन होती है, मतलब यह रंगहीन गैसों का मिश्रण है। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही नहीं है। बाकी यहाँ पर वायुयान लिख दिया गया है, ये वायु है। तो वायु उड़ती भी है और वायु में भार भी होता है और वायु स्थान भी घेरती है। तो डी वाला ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा होती है। तो घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा? तो देखिए, घड़ी की स्प्रिंग में जो होती है वह आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है। जी हाँ दोस्तों, घड़ी की स्प्रिंग में आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालने पर क्या होता है? कौन सा रोगाणुनाशक डाला जाता है पीने के पानी में? पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन या पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन या सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन या पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन? तो देखिए, अगर हम बात करें तो पीने के पानी में रोगाणुनाशक जो डालते हैं या आपका डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। जी हाँ दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन उसमें डाला जाता है, जिससे कि उसमें जो है कि रोगाणु जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और पानी शुद्ध हो जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित यातायात संकेत का अर्थ है। तो यह जो यातायात का संकेत है यह किसका अर्थ है? तो ऑप्शन है मुख्य सड़क का, सकलीय पुलिया का, रेलवे फाटक का या खराब सड़क का। तो देखिए, यह जो संकेत है यह खराब सड़क का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। खराब संकेत यातायात संकेत है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है। तो छोटी माता और रेबीज रोग का कारण क्या है? ऑप्शन है वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या नेमाटोड। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका वायरस है। जी हाँ दोस्तों, छोटी माता और रेबीज रोग जो होता है इसका कारण वायरस होता है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोग पदार्थों का अवशोषण होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो हम लोग भोजन करते हैं उसका जो पाचन होता है, तो पाचित तो जो भोजन होता है उसका उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ पर होता है? ऑप्शन है आमाशय की दीवार से, छोटी आंत की दीवार से, बृहद आंत की दीवार से या यकृत से। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका कहाँ हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत की दीवार से। जी हाँ दोस्तों, छोटी आंत की दीवार से जो भोजन हम लोग करते हैं उसका पाचन वगैरह होता है, उसका मतलब पाचन नहीं, जो पतित भोजन होता है उसमें जो अवशोषण होता है वहाँ से होता है। अगला प्रश्न है कि दिया गया है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। तो क्या आवश्यक होते हैं? ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित, ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित या कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा?
कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बनाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वह आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों वायु से लेते हैं, तो सी वाला आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और पर्णहरित चाहिए। तो यह चार चीज़ें मुख्य होती हैं प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। ऑप्शन है 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जी हाँ दोस्तों, एक औसत शरीर का जो तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या आप कह सकते हैं 98.6 जो है डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यह याद रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज हैं। तो उदयपुर और भीलवाड़ा में कौन सा खनिज मिलता है। ऑप्शन है जस्ता, शीशा, चांदी एवं तांबा, जस्ता, जिप्सम, गार्नेट एवं सोना, सोना, सोसा, चांदी, टंगस्टन एवं तांबा, या जो है कि चांदी, रॉक, फॉस्फेट, टंगस्टन एवं जिप्सम। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह ए वाला विकल्प है। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर और भीलवाड़ा में जस्ता भी मिलता है, शीशा मिलता है, चांदी मिलता है और तांबा मिलता है। तो ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो कौन सा जिला है राजस्थान का जहाँ से पेट्रोल निकलता है। बरौं, भरतपुर, जोधपुर या बाड़मेर। तो देखिए यहाँ पर बना दिया गया है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सही आंसर आपका है बाड़मेर। जी हाँ दोस्तों, बाड़मेर से आपका पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण होता है जब। तो चंद्र ग्रहण आपका किस दिन होता है। ऑप्शन है पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होती है, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में होता है, या सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच में होता है, या पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण आपका तब लगता है जब पृथ्वी आपकी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होती है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो आपका चंद्र ग्रहण होता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पशु है। तो राष्ट्रीय पशु आपका क्या है। मोर है, शेर है, बाघ है या चिंकारा है। तो आसान प्रश्न है काफ़ी, तो यह आपका क्या हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सूर्य नगरी नाम है। तो सूर्य नगरी किसका नाम है। जयपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का या जोधपुर का। तो सूर्य नगरी जो नाम है वह आपका जोधपुर का है। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर को जो है वह सूर्य नगरी बोलते हैं। वहीं पर अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर को आपको गुलाबी नगरी बोला जाता है, पूर्व का पेरिस बोला जाता है, या सिटी ऑफ आइसलैंड भी बोलते हैं, रत्न नगरी भी बोलते हैं और हेरिटेज सिटी भी बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा। वहीं पर जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर को जो है कि स्वर्ण नगरी बोलते हैं, पीले पत्थरों व हवेलियों वाली नगरी, गलियां का शहर भी बोला जाता है, तो इसको याद रखेंगे। वहीं पर बाड़मेर जो है, बाड़मेर को आपका थार की नगरी बोलते हैं, और जो जोधपुर आपका है इसको सूर्य की नगरी, ब्लू सिटी, पश्चिमी राजस्थान का प्रवेश द्वार, तो यह सब बोला जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, या दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है वह सही कथन क्या है। तो सही कथन आपका सी वाला है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, तो इसको सी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, इसका कारण है।
तो इसका कारण क्या है? लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक शराब का सेवन से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। तो देखिए मानव शरीर हड्डियों का जो ढांचा रह जाता है, इसका जो कारण होता है वह लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से। जी हाँ दोस्तों, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से जो मानव शरीर है हड्डियों का ढांचा रह जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? ऑप्शन है सीमेंट, लोहा, पत्थर या स्कूटर। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है कि आपका काफ़ी आसान प्रश्न आया था, घर बनाने में काम नहीं आएगी, तो आपका स्कूटर आंसर हो जाएगा। डी वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न आपका है कि ऊन प्राप्त होता है, तो ऊन प्राप्त किससे होता है? भेड़ से, ऊंट से एवं याक के बालों से, भेड़, शेर एवं ऊंट के बालों से, ऊंट, हाथी एवं खरगोश के बालों से, गाय, बकरी एवं भेड़ के बालों से। तो देखिए जो आपका ऊन प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है, यह आपका भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से होता है। जी हाँ दोस्तों, भेड़, ऊंट और याक के बालों से आपका जो है वो ऊन प्राप्त होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था कि बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। तो बंदर, शेर और चूहे के घर क्रमशः क्या होते हैं? घोंसला, पेड़ एवं गुफा, गुफा, बिल एवं पेड़, पेड़, गुफा एवं बिल, बिल, पेड़ एवं गुफा। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका बंदर आपका पेड़ पर रहता है, शेर आपका गुफा में रहता है और चूहे आपके बिल में रहते हैं। तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा और यही आपका आंसर है। तो दोस्तों इतने प्रश्न आपके जो है वह रीट 2012 का जो पेपर हुआ था उसमें आपके लेवल 1 में इतने प्रश्न पूछे गए थे। और दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत से प्रश्न जो है कि आपके एग्ज़ाम में रिपीट बनते हैं और काफ़ी बार जो है कि रिपीट प्रश्न आए हैं। तो इसलिए अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं और ज़्यादातर प्रश्न जो है कि आपको हेल्प हो जाएंगे, क्योंकि जो रीट का एग्ज़ाम होता है वह प्रीवियस ईयर के आधार पर ही उसमें क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से किए रहेंगे तो आपके सभी प्रश्न अच्छे से हल हो जाएंगे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करने के लिए आप हमारे चैनल पर चले जाइए, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा 2022 का, 2021 का और जो है कि 2015 का जो पेपर था, 2017 का जो पेपर है, सभी प्रश्नों को हमने हल करवाया है और सभी वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और सबको देख जाइए। और अगर आप इतना देख लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों 10 से 20 नंबर का तो आप स्कोर ज़्यादा करेंगे। अभी जितना भी आपका स्कोर हो रहा है 10 से 20 नंबर आपके ज़रूर बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए आप उन सभी प्रश्नों को देख जाइए और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।